नमस्कार सर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन बैठा पे। देखिए, आपको मध्यकालीन भारत पूरा कराया जा चुका है। अब आधुनिक भारत आपको कराया जा रहा है। ये कई सारे विभिन्न बुकों का फैक्ट है, एनसीईआरटी से लेकर के आपकी स्पेक्ट्रम और कई सारी बुकों का। ठीक है, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए। यूपीपीसीएस 2023 जो 14 मई को है। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जून की डेट आई है उसके लिए। तो ये देखते हैं क्या है। देखिए, दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ बम्बई में हुए। इस अधिवेशन में पहली बार, देखिए अब जो हम आपको बताएंगे वो लखनऊ पैक्ट। ये क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आए थे। बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके सभी एग्जामों के लिए। दिसंबर 1915 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के एक साथ बम्बई में हुए। अब होने के बाद क्या होता है, जब 1915 में हुए तो कई लोग शामिल भी हुए थे। तो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन बम्बई के गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन भी उपस्थित रहे थे। 1916 में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सम्मेलन एक ही समय में हुए थे। फिर लखनऊ में क्या होता है, यहाँ पे समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट बोला जाता है। 1916 में लखनऊ में हुआ कांग्रेस का समय, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार। तो लखनऊ समझौता के टाइम उनके वो कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार, एसी मजूमदार, आप याद रखिएगा, एसीएम। ठीक है। दो महत्वपूर्ण दो घटनाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा लखनऊ सेशन। क्यों? क्योंकि दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उग्रवादियों जिन्होंने पिछले 9 से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, एक बार फिर कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता लखनऊ पैक्ट होता है। 1913 में मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने हिस्सा लिया था। उसी वर्ष कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जिन्ना उपस्थित रहे थे। फिर होता गया 1916 में लीग के नेता स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया था। किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। और कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता पर बल भी दिया था। फिर क्या होता है, लखनऊ पैक्ट में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जो कालांतर में बहुत बड़ी भूल सिद्ध हुई थी। इसी वजह से पाकिस्तान का जन्म होता है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने एक मंच पे आने के लिए इनकी ये सब स्वीकार कर लेते हैं। फिर होता है कि लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्री विज्ञापन, नेहरू रिपोर्ट इसे भी बोला जाता है, आगे जाकर के है, ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषद और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने और इनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें 19 सूत्री फार्मूला था ये। फिर कांग्रेस और यह निकटता और सहयोग आंदोलन के स्थगित होने तक बनी रही थी। लीग के लखनऊ का अधिवेशन जो 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कांग्रेस लीग के समझौते में जिन्ना और बंगा तिलक जी का भी काफ़ी योगदान रहा था, दोनों को साथ में लाने में। कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन में एक उग्रवादी और उदारवादी को पुनः एक करने में तिलक और एनी बेसन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 3 नाम याद रखिएगा। जिन्ना जी अध्यक्ष रहे थे और समझौता कराने में दोनों लोग आगे रहे थे, तिलक जी। उसके बाद जो है आपका तिलक और एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जो काफ़ी उनके अलग नेता हुए थे कांग्रेस से। गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन की में महात्मा गांधी को पहली बार चंपारण किसानों की समस्याओं से राजकुमार शुक्ला ने अवगत कराया था। किसने कराया था? राजकुमार शुक्ला ने, यहाँ तक एक नाम ये। फिर 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संयुक्त प्रदेश के गवर्नर जेम्स मैस्टर, उनकी पत्नी भी उपस्थित रहे थे। अधिवेशन में गवर्नर ने भाषण भी दिया था। किसमें दिया था? लखनऊ अधिवेशन में। अब देखिए आगे देखते हैं, होम रूल लीग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये होम रूल लीग आपका। ये क्या होता है? होम रूल शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आइजैक बट्ट थे। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कौन थे? आयरलैंड में इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। 8 मई 1915 को राष्ट्रपतियों के पुनः समरण की दस्ता करते हुए जोसेफ बपिस्ता, ये नाम याद रखिएगा। भारत में होम रूल लीग का सुझाव किसने दिया था? बपिस्ता जी ने। फिर 18 जून 1914 को तिलक 8 वर्ष के कारावास के बाद जब मांडले जेल से रिहा, तिलक और निबेसन ने मिलकर किसने स्थापना की? तिलक और निबेसन ने मिलकर आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रयास शुरू किया था। आंदोलनों की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवील किसने लिखा था? निबेसन ने, पूछा जाता है। जिसने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक राजनीतिक सुधारों को अपना मूलभूत आधारभूत कार्यक्रम बनाया था इन्होंने। इस तरह कहा जा सकता है कि होम रूल की स्थापना की योजना एनी बेसेंट ने बनाई, लेकिन लीग की स्थापना सबसे पहले तिलक जी ने करी थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है होम रूल लीग की स्थापना? बेलगांव पूना में। किसने करी थी? तिलक जी ने सबसे पहले करी थी।
तिलक की लीग कमेटी के सदस्यों में कौन कौन सदस्य थे? GS करपाटे, BS मुंजे, RP कंडरीकर। फिर क्या होता है, तिलक के होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, बम्बई को छोड़ के मध्य प्रांत, बरार, वहीं शेष भारत में जो है एनी बेसन के कार्य क्षेत्र थे। तिलक ने अपना नंबर मराठा में और केसरी के माध्यम से स्पष्ट किया, स्वराज से उनका तात्पर्य ब्रिटिश की नौकरशाही तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के उत्तरदायी शासन था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग की अध्यक्षता किसने कही थी? जोसेफ बबिस्ता को सौंपी थी, उन्होंने सुझाव दिया था, और NC केलकर उसके सचिव थे। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर क्या होता है, तिलक के होम रूल लीग के 5 महीने बाद एनी बेसेंट ने, फिर दोनों लोग बनाते हैं, बताइए, एनी बेसेंट 1 सितंबर 1916 को अपनी लीग की स्थापना करी थी और इसे इंडियन होम रूल लीग का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? एनी बेसेंट ने। उन्होंने कौन सा पत्र लिखा था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमनवेल। ये तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉमनवेल। फिर लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी, लेकिन लीग की सक्रियता सर्वाधिक बम्बई प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में थी। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अंडरवुड को होम रूल लीग का सचिव बनाया था, अडयार में इस लीग का मुख्यालय स्थापित किया था, मद्रास में जो था। लीग के सहयोग में BP वाडिया थे, जो मजदूर नेता थे, CP रामास्वामी अय्यर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। अब मोहम्मद जिन्ना ने बेसेंट के होम रूल लीग के बम्बई शाखा का नेतृत्व भी किया था। लीग को अखिल भारतीय स्वरूप एनी बेसेंट ने प्रदान किया। 1917 में बेसेंट के लीगों की सदस्यों की संख्या 27,000 थी। एनी बेसेंट जो कि एक अंग्रेज महिला थी, इनका जन्म 1827 में लंदन में हुआ। उन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। 1916-17 में उन्होंने लीग बना दी थी, देखिए 16 में ही। जुलाई 1914 को प्रकाशित कॉमनवेल, देखिए फिर से आ गया, कॉमनवेल द्वारा एनी बेसेंट जी ने राजनीतिक लक्ष्य की घोषणा करते ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंतर्गत भारत को स्वायत्त शासन दिया जाए, यह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी। होम रूल जो आपका आंदोलन था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था। अब होता क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट की वहाँ पे एक ठोस योजना भी बनती है और दोनों लीगों का आपस में 1918 में विलय हो जाता है। ये डेट याद रखिए, 1918 में। और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धि दूरगामी प्रभाव वाली थी। पहली बार राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन को जन्म मिला था इसमें, ठीक है। तो लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार पुनः उग्रवादियों का वर्चस्व हो गया। 1917 में से एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। कब बनती है? 1917 में, याद रखिएगा। एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव भी माना जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद के समय वह कैद में थी, लेकिन मॉन्टेगू घोषणा के उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1918 में देखिए, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधारों की घोषणा के बाद बेसेंट इनकी समर्थक बन गई। दूसरे तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन के मानहानि का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता है। फलस्वरूप होम रूल लीग का आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर समाप्त हुआ। देखिए, वो उधर तरफ चली गई, जैसे भाई उनको रिहा कर दिया गया तो उस वजह से उन्होंने उनका समर्थन कर दिया, और तिलक जी भी इंडिया से बाहर थे, तो इसी वजह से जो है फिर क्या होता है। देखिए, वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट किसने लिखी थी? मैं तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, इसीलिए उन पर मानहानि का मुकदमा करने ये गए थे। चलिए अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो आने वाला है, मॉन्टेग्यू घोषणा। 1917 पहले विश्व युद्ध की समाप्ति और उसमें भारतीयों का सहयोग क्रांतिकारी गतिविधियों में तेज होम रूल लीग के आंदोलन ने लोकप्रियता सरकार को अपनी भारत की प्रतिनीतियों पर परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया था। उस टाइम लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय जनमत को सांत्वना देने के विषय में एडविन मॉन्टेग्यू को भारत का सचिव नियुक्त किया था। मॉन्टेग्यू को भारतीय राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थक माना जाता था। मॉन्टेग्यू अपनी योजना में भारतीयों नेताओं से बातचीत करने के लिए 19 नवंबर 1917 में भारत की यात्रा पर आते हैं। फिर क्या होता है, काफ़ी विचार विमर्श किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 आधार बनती है। ये मॉन्टेग्यू घोषणा को उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। मॉन्टेग्यू घोषणा और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्मित भारत सरकार नियम 1919 को मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के जनप्रतिनिधियों के सेतु की संख्या दी थी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन ऊषा काल कहा था। 1919 के सुधारों को लेकर कांग्रेस में उत्पन्न मतभेद के कारण कांग्रेस का द्वितीय विभाजन होता है। जो ये मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आता है, इसकी वजह से जो है दोबारा जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब क्या होता है, 1918 में सुरेंद्र बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू सुधारों का स्वागत किया था।
तो कांग्रेस से अलग होकर भारतीय इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना भी करी थी। 1919 के नियमों के संवैधानिक सुधार 1919 में लागू हुए। 1919 के नियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली ने डीआरकी सिस्टम, डीआरकी जो है सिस्टम आपका आ जाता है। प्रांतीय विषय पर पहली बार आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित हो गए थे यहीं पे। अब भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने संबंधी अधिकार पहली बार मिला। इस अधिनियम 1919 द्वारा ही भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1919 में यहाँ रखिएगा यूपीएससी की स्थापना करी गई थी। इस अधिनियम के 10 वर्ष के बाद समीक्षित वैधानिक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान था। कालांतर में साइमन कमीशन के नाम से इसको जाना गया था। और 1919 के अधिनियम द्वारा 1909 का जो नियम था कि पृथक निर्वाचन किया जाए, इसकी सुविधा जो है विस्तार करके इसमें सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया था। पूरी तरीके से जो इन्होंने क्या कर लिया था, इसमें अलग निर्वाचन करके अलग अलग गुट बना दिए थे कि अब मुस्लिमों के अलावा सिख और जो जैन और भी जो थे जाति वाले धर्म वाले, उन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन। तो सबसे पहले अब 1919 के इसमें क्या रखेंगे, डीआरकी सिस्टम आया था और सबके लिए अलग अलग सुविधाएं इन्होंने पृथक निर्वाचन की प्रदान करी थी। तो देखिए इस वीडियो में आपको 2 से 3 चीज़ें बताई गई हैं। एनिमेशन का होम रूल लीग बेहद इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया था, ठीक है। और इससे पहले जो आपका होता है क्या, लखनऊ पैक्ट, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इस पर अब आने वाले MCQ आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और CUET वाले बच्चे जो है फ्री मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इसकी फ्री टेस्ट सीरीज जो है विद्यार्थी पुस्तक केंद्र पर उपलब्ध है, उसको जा करके ले लें। और इसके आंसर के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, और उस पर आपको डिटेल वाइज आंसर दिया गया। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।